हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। और वो जो कंपनी है वो जो ऑलरेडी जो यूज्ड प्लास्टिक होता है उसको इकट्ठा करके फिर उसको श्रेड करके फिर मोल्ड करके गर्म करके गला के और फिर उससे फाइबर बनाती है उनके अपने टेक्निक्स के थ्रू फैक्ट्री के अंदर में। और ऐसी एक कंपनी जो फाइबर बनाती है उस फाइबर से बाद में फिर कपड़े बनते हैं, थैलियाँ बनती हैं अलग अलग टाइप की बिना प्लास्टिक वाली। सो इस टाइप से जो फिर यूज़ होता है कम अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर में वो चीज़ जो है फाइबर जो है यूज़ होता है। तो ऐसी एक कंपनी जो इसी टाइप का काम करती है जिसका नाम है दिव्यधान रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़। सो ये स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, लगभग 24 करोड़ 17 लाख। तो अब इस वीडियो के थ्रू हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ जाने वाले हैं। साथ में पहले बेसिक डिटेल्स की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ यहाँ पर खुलने वाला है। 64 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने यहाँ पर सेट किया है। और यहाँ पर कंपनी जो है जो पूरी वैल्यू लगा रही है खुद की वो है 91 करोड़ रुपीज़। जो आईपीओ से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो कंपनी के अंदर में जो प्रोमोटर लोग हैं जिन्होंने बाद में किसी और से इस कंपनी को खरीदा है, उनका 94% शेयर होल्डिंग थी। इस आईपीओ से पहले उनका कंट्रोल था 94% के आसपास मालिकाना था कंपनी में। आईपीओ के बाद में 70% के आसपास में रह जाने वाला है, जो कि ठीक ठाक है, मतलब काफ़ी अच्छा है। ठीक ठाक नहीं बोलूँगा, काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ में पैसे क्यों उठाए जा रहे हैं, बेसिक रीज़न क्या है, तो सीधी सी बात बहुत कंपनी बोलेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें थोड़ा सा और बढ़ाना है अपनी फैक्ट्री को। साथ में ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और इश्यू से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में हमको पैसों की ज़रूरत है। सो बेसिक रीजंस यहाँ पर बताए हैं। और अब नेक्स्ट अगर थोड़ा सा हम इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं कंपनी के अंदर में, तो किस तरीके से कंपनी आज के दिन काम कर रही है। तो जो 17 करोड़ रुपए है पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में काम आने वाला है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द जो पैसा है। साथ में ही जो मेन करता धरता है प्रतीक गुप्ता एंड वरुण गुप्ता दोनों ही हैं यहाँ पर कंपनी के मेन करता धरता। वरुण गुप्ता जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। दोनों ही मिलके ही कंपनी चला रहे हैं यहाँ पर। साथ में अगर कोई केसेस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रुप कंपनीज के ऊपर में केसेस हैं, कंपनी के ऊपर में खुद पे कोई केसेस यहाँ पर नहीं है। ग्रुप कंपनीज कौन सी, जिन कंपनियों में इस कंपनी के जो प्रमोटर डायरेक्टर हैं वो उन कंपनियों में भी प्रमोटर डायरेक्टर हैं। सो इस कंपनी पे कुछ खास गाज यहाँ पर नहीं गिरती हुई दिख रही है। बाकी ग्रुप कंपनीज के ऊपर की मतलब जो ऊपर है वो जरूर यहाँ पर 2 करोड़ 82 लाख रुपए का नुकसान होने का चांसेस हैं अगर केसेस हार जाती हैं टैक्स से रिलेटेड और सिविल प्रोसीडिंग से जो रिलेटेड जो केसेस चल रहे हैं उन चीज़ों को। नेक्स्ट कंपनी ने यहाँ पे कॉर्पोरेट जो बैंक गारंटी है वो दे रखी है यहाँ पर 20 लाख की। तो वहाँ पर कंटिजेंट लाइबिलिटी है, कंपनी को किस्मत खराब हुई तो वो पैसा चुकाना पड़ सकता है। अगर हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी का जो रिसाइकल्ड फाइबर वाली जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसका 87% कैपेसिटी के ऊपर में कंपनी काम कर रही है। बाकी 17% जो है वो रिसाइकल्ड पैलेट वाली जो कैपेसिटी है उसके ऊपर में 17% ही कैपेसिटी पे कंपनी काम कर पा रही है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रिसाइकल्ड फाइबर वाली जो कैपेसिटी है वो कंपनी एक्सपेंड करना चाह रही है फ्यूचर में इन आईपीओ के जो पैसे हैं उनसे, क्योंकि वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा का पूरा होने वाला है इस साल, ऐसा कंपनी कह रही है। दूसरा देख रहे हैं रिसाइकल्ड, अब कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है, जो ज़्यादातर बिक रहा है कंपनी का माल, वो रिसाइकल्ड फाइबर वाला बिक रहा है। रिसाइकल्ड पैलेट्स, पेट फ्लैक्स, रिसाइकल्ड बाई प्रोडक्ट्स, ये स्क्रैप, ईपीआर सर्टिफिकेट्स, इनसे ज़्यादा खास आज के दिन रेवेन्यू नहीं आ रहा है। इसी साल से ईपीआर सर्टिफिकेट से जो रेवेन्यू है वो इसी साल आने लगा है, जिसमें 84 लाख रुपए आए हैं। ईपीआर सर्टिफिकेट्स के बारे में हमने मल्टीपल टाइम्स बात किया, पीछे भी काफ़ी कंपनियों के अंदर में बात किया है। यूजुअली क्या होता है, कई कंपनियां जो कि प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बेचती हैं उनको पीसीबीए जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है या फिर स्टेट के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो बाध्य करती हैं कि आपको वो प्लास्टिक जो मार्केट में आपने नए अपने प्रोडक्ट्स के साथ में फैलाया उसको वापस इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करती हैं, इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं ये उन कंपनियों की मदद करती हैं और उसके लिए मदद करने के बदले इनको पैसा देती हैं वो कंपनियां। तो वो ईपीआर सर्टिफिकेट्स के थ्रू वो एक ट्रांजेक्शन होता है, राइट। तो इसको शॉर्ट में मैंने बताया, बाकी आप लॉन्गर टर्म्स के लिए आप पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। बाकी ईपीआर सर्टिफिकेट, पीसीबीए ईपीआर सर्टिफिकेट जो पूरा जो वो नियम है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अब मेनली ये इसी साल इनका स्टार्ट हुआ है तो आगे फ्यूचर के अंदर में इसके बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। बाकी मेनली आज के दिन जो है फाइबर से रेवेन्यू आ रहा है। कंपनी 2010 में शुरू हुई थी, जिन्होंने भी इस कंपनी को स्टार्ट किया था बाद में उन लोगों ने इसको सेल कर दिया प्रतीक गुप्ता ने रितिका गुप्ता को। बाद में जो है रितिका गुप्ता जी ने अपने शेयर्स तो सेल कर दिए वरुण गुप्ता जी को, और आज के दिन जो प्रतीक गुप्ता और वरुण गुप्ता दोनों हैं वही कंपनी को चला रहे हैं। 2016 के अंदर में फिर कंपनी ने एक सरफासी जो एक्ट है जिसके अंदर में जो दूसरी कंपनियां जो कि कंगाल हो चुकी होती हैं उनसे इन्होंने इस फैक्ट्री को खरीदा था और बाद में इन्होंने एक नया प्रोडक्शन स्टार्ट किया था 2019-20 के अंदर में।
जो कि ये एक प्लास्टिक को कन्वर्ट करना फाइबर के अंदर में, और उसके बाद में इन्होंने 2023-24 के अंदर में आईपीओ से पैसा उठाने के लिए अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। सो ये बेसिक साइकिल है जैसे कैसे कंपनी आगे बढ़ी है अब तक। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी का जो लोगो है DRIL, ये रजिस्टर्ड अभी तक नहीं है, फॉर्मेलिटी चेक पास में ही चल रहा है। कंपनी के पास में वेबसाइट है जो कि काफ़ी टाइम से ऑपरेशनल है और काफ़ी टाइम तक ऑपरेशनल रहने वाली है। इनके पास में अभी तक इन्होंने खरीद रखा है आगे तक का 2027 तक का लाइसेंस खरीद रखा है, डोमेन नेम खरीद रखा है। कंपनी के पास में एक प्रॉपर्टी है जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस का काम करती है, वो लीज पर है, वो किराए पर है। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रॉपर्टी है जो कि कंपनी ने सरफासी एक्ट के थ्रू खरीदा है वो इनके द्वारा ओन्ड है। एक 83 लोग आज के दिन कंपनी में काम कर रहे हैं और ये फैक्ट्री की कुछ तस्वीरें आपके सामने देखने को मिल रही हैं। अब किस तरीके से पैलेट्स बनता है, तो यूजुअली सबसे पहले तो प्लास्टिक की जो बोतलें हैं वो इकट्ठी की जाती हैं, फिर उनको छांटा जाता है। अच्छी जो फालतू का जो प्लास्टिक है जो कि इस प्रोसेस में काम नहीं आना चाहिए वो हटा दिए जाते हैं। बाद में उनको साफ़ किया जाता है, फिर श्रेड किया जाता है, फिर उनको मोल्ड किया जाता है, मोल्ड मतलब गलाया जाता है, और बाद में जो फ्रीज करके फिर पैलेट्स बनाए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ तक तो प्रोसेस फाइबर वाले में भी सेम है। इसके बाद में फिर जो उसको रुई टाइप के एक फाइबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। राइट, तो ये बेसिक प्रोसेसेस अब तक काम कर रहे हैं। अब अगर कंपनी का थोड़ा सा बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं यहाँ पर, तो जितना कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है यहाँ पर आज के दिन, तो ये अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 24 करोड़ रुपए लगे हैं। और उसमें से अगर देखा जाए तो मेनली जो पैसा आया है वो शेयर होल्डर्स का ही पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 14 करोड़ रुपए के आसपास में शेयर होल्डर्स का पैसा, 24 करोड़, बाकी 10 करोड़ रुपए जो पैसा है वो उधारी का पैसा कंपनी में लगा हुआ है। अब यहाँ से भी टोटल 24 करोड़ में से कितना पैसा कहाँ लगा हुआ है, तो उसकी बात करें तो 12 करोड़ रुपए जो है वो प्लांट जो कंपनी ने फैक्ट्री वगैरह खरीद रखी है जिसमें मशीनरी वगैरह लगी हुई है उनमें पैसा लगा पड़ा है। और इन्वेंट्री के अंदर में जो माल बन के इकट्ठा पड़ रहा हुआ है जो कि फाइबर वाला है, पैलेट्स हैं, वो इकट्ठा करके पड़ा हुआ वो 4.5 करोड़ रुपए का है। कंपनी ने जितना माल बेच दिया उसका पेमेंट अभी आना बाकी है, तो वो 3.5 करोड़ रुपए भी अटके हुए हैं। 2 करोड़ रुपए कैश पड़ा है और बाकी जो है अदर करंट एसेट्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो टोटल 24 करोड़ ठीक ठाक लगे हुए, ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा सा बढ़ा है। पिछले साल 58 करोड़ रुपए इसका कंपनी ने नेट रेवेन्यू जनरेट किया था, इस साल 59 करोड़ का है, तो 1 करोड़ रुपए से बढ़ा है। बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में यहाँ पे दिक्कत आई है, जो कि कंपनी फाइबर जो बेचती है इस साल पिछले साल के मुकाबले कम बिका है। बट कंपनी को इस साल जो है दूसरे तरीकों से प्रॉफिट आना चालू हुआ है, जो कि कौन सा है, कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट भी मिला है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट जो मिला है वो ग्रांट होता है कि जब कंपनियां गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट मिलता है, जो भी फैक्ट्रियां काम करती हैं उनको काफ़ी सारी कंपनियों को ग्रांट्स मिलते हैं, तो इसको भी मिला है 3 करोड़ के आसपास में। तो ये अदर बेनिफिट जो अदर इनकम है इसमें इंक्लूडेड है, 3 करोड़ पूरा नहीं मिला, कुछ मिला है इसमें से। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं यहाँ पर इस पूरे रेवेन्यू स्ट्रक्चर से, तो 2 करोड़ 37 लाख रुपए इस साल कंपनी ने कमाए हैं। ठीक है, राइट। इसी के साथ में बेसिकली देखा जाए तो कंपनी को ग्रांट मिला है, उस वही सारा पैसा पे नेट प्रॉफिट्स में अटक गया है, मतलब मिल गया है। बाकी तो खर्चा अगर देखा जाए तो जितना प्रॉफिट्स कमाया है और जितना रेवेन्यू किया उतना खर्चा ही कर दिया कंपनी ने, तो ग्रांट वाले पैसे बचे हैं पीछे। बाकी अगर ग्रांट नहीं मिलता तो कंपनी नुकसान में जा सकती थी, नज़र तो ऐसा ही लग आ रहा है, राइट। तो फ्यूचर के अंदर में थोड़ा सा थोड़ा डाउट है कंपनी के चलते हुए चलन के ऊपर में। बट कंपनी एक ईपीआर सेगमेंट के अंदर में घुस रही है धीरे धीरे, तो उस सेगमेंट में हो सकता है कंपनी को नेट प्रॉफिट्स फ्यूचर में अच्छे मिल जाएं, बिकॉज उस सेगमेंट की जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। इसी के साथ में कैश फ्लो की बात करते हैं तो कंपनी कैश फ्लो अच्छा जनरेट कर पा रही है। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले भी इस साल कैश फ्लो थोड़ा कम आया है, बट स्टिल आया है, और फ्यूचर में थोड़ा डाउट है कि आएगा या नहीं आएगा। सो अब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कंपनी को, अगर थोड़ा सा कंपेयर भी करके देख लेते हैं इसके हिसाब से, गणेशा इकोवर्स नाम से एक कंपनी जो कि पहले ही आईपीओ आया हुआ है, ठीक है, उसके साथ में एक बार कंपेयर करेंगे इसको। तो इसका तो पी चल रहा है इसका वो 79 का चल रहा है, वो पी भी चल रहा है 4.66 का। तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कमाई की है 2.37 करोड़ की, 91 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगाई है। तो यहाँ पर 38 का पी रेशियो यहाँ पर निकल के आ रहा है, जिसको कंपेयर करते हैं इसके साथ में तो अच्छा कमाई कर रही है लेट जो ऑलरेडी कंपनी काम करे उसके मुकाबले, जिसको ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में वैल्यू दे रही है उसके मुकाबले। दूसरा पीबी रेशियो की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो इसकी नेटवर्थ है 13 करोड़ रुपए की, क्या बात कर रहे हो, हाँ 13 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू लगी हुई है, 24 करोड़ रुपए की ये है। तो यहाँ पर 37 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू, तो खर्चा निकाल दो तो 35 के आसपास में।
उसके हिसाब से वैल्यू है तो 2.7 2.8 2.7 के आसपास की पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर तो 4.66। सो पी और पीबी रेशियो दोनों के मुकाबले एक कंपनी ने अपनी जो वैल्यू लगाई वो ठीक लगाई है। बट ध्यान रखिए इस कंपनी का अगर हम लोग रेवेन्यू स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो पिछले सालों के मुकाबले इसका बढ़ा है। सॉरी, यहाँ पर देखते हैं 1100 से 1200 गया, बट इतना कुछ खास भी नहीं बढ़ा। बट इसका नेट प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं बढ़ा। सो हम लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मार्केट ने इसको वैल्यू दे रखी है तो उस कंपनी को भी वैल्यू दे सकते हैं, जबकि रेवेन्यू स्ट्रक्चर सेम सा ही सिमिलर सा ही काम कर रहा है, सिमिलर सा ही चल रहा है, राइट। सो आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी इन द लॉन्ग रन एंड इन द शॉर्ट रन एज वेल। बहुत दोनों ही टर्म्स में मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। बाकी थोड़ा सा रिस्क को मिटिगेशन करके चलें, एक ही कंपनी में 4-5% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाएं, और जब छोटी कंपनी एसएमई कंपनी है तो 3% से ज़्यादा ऊपर ना जाएं तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। थोड़ी अच्छी होती है, एक बार को अच्छी परफॉर्म कर देती है मार्केट में, एक एक वो बन जाता है, रेपुटेशन बन जाती है, उसके बाद में 5-6% तक जा सकते हैं हम लोग। दैट्स ऑल। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें पॉजिटिव नेगेटिव फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके लें। दिस वाज जस्ट लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।